देखो गाइस, कस्टम ड्यूटी चैप्टर है क्या? कस्टम ड्यूटी चैप्टर हम लोगों को ये सिखा रहा है कि अगर हम लोग फॉरेन से गुड्स मंगवाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं या फॉरेन में गुड्स भेजते हैं मतलब एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या लॉ एप्लीकेबल होगा और कैसे गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी चार्ज करेगा, कैसे गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेगा, कस्टम ड्यूटी कैसे वसूल करेगा। असल में टॉपिक ये नहीं है कि रेट क्या होगा, रेट्स आपको इस चैप्टर में याद नहीं करनी है बिल्कुल भी कि क्या कितना ड्यूटी रेट लगेगा क्या बात के ऊपर। जनरली आपको रेट याद नहीं करना है। असल में ये प्रैक्टिकली बोले तो ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल कम। प्रैक्टिकल पार्ट आएगा इसमें लास्ट 2 पेज में। आप लोग देख रहे होंगे शायद ये 6 या 7 पेज का टोटल नोट्स है जिसमें आपका लास्ट 2 पेज में प्रैक्टिकल पार्ट आएगा जहां पे आपको यह सिखाया जाएगा कि किस वैल्यू पे ड्यूटी लगेगा। हम लोग ये सीख रहे हैं कि ड्यूटी लगेगा कितना, वो रेट नहीं जानना है, लेकिन किस वैल्यू पे ड्यूटी लगेगा वो एक मेजर कंसर्न होगा, पढ़ने लायक चीज। और अगर वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो क्या क्या और तरीका है एक पर्टिकुलर गुड्स के वैल्यू को निकालने का, वो मेजर पार्ट इसमें प्रैक्टिकल होगा। तो देखो आपको पहला पेज में जो दिखाई दे रहा है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें हम केवल ये लिखा है इस चैप्टर में आप क्या क्या टॉपिक सीखोगे। तो आप इंट्रोडक्शन जानोगे, कस्टम ड्यूटी का मतलब समझोगे। कस्टम ड्यूटी में भी एक सेस लगता है, सोशल वेलफेयर सेस बोल के या सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेस के नाम से, तो वो कैसे लगता है वो पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ कैसे होता है टैक्स का या ड्यूटी का बोलो यहाँ पे। रेट ऑफ चार्जेबिलिटी में आपको कभी ये नहीं बताएगा कि रेट कितना है, बस उसका कुछ लॉजिक्स बताएगा। अच्छा, गवर्नमेंट गुड्स अगर मंगवाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के ऊपर एक शॉर्ट नोट है छोटा सा, वो समझेंगे। हाँ, अब ये एक शॉर्ट नोट और होगा थ्योरेटिकली, स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट। हम लोग इंपोर्ट जब करते हैं तो क्या स्टेप फॉलो करते हैं। अब आएगा एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल लॉजिक बहुत अच्छा है। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हम जब फॉरेन से गुड्स मंगा रहे कब टैक्सेबल होगा मेरा गुड्स, कब, वो कब इस पार्ट में पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट एप्लीकेबिलिटी, हम अगर फॉरेन से गुड्स मंगवा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है डॉलर पाउंड का झमेला होगा, तो डॉलर पाउंड के कौन से दिन का रेट लेंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं डॉलर पाउंड का रेट बदलता है। एक आध इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंडियन वाटर कहाँ तक है, समुद्र में इंडिया का पहुंच कहाँ तक है वो पढ़ेंगे इसमें हम लोग। समुद्र में कितना दूर तक इंडिया है क्यों पढ़ेंगे, उसका भी बात करेंगे। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने का या कितनी टाइप की कस्टम ड्यूटी है, एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसका दूसरा नाम है, एक होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी होगा, एक होगा सेफ गार्ड ड्यूटी, एक होगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी, एक होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये कुछ अलग अलग टाइप की ड्यूटीज है जो लगती है, तो इनके ऊपर बात होगी। और आखिरी पार्ट होगा वैल्यूएशन कि ये कस्टम ड्यूटी की वैल्यू कैसे निकलती है, जिसमें एक होगा टैरिफ वैल्यू, एक होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक होगा सिमिलर गुड्स का वैल्यू, एक होगा डिटेक्टिव मेथड। कुछ मेथड्स होंगे गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो असल नंबर पॉइंट देख रहे हो 12 और 13 है। 12 में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप की कस्टम ड्यूटी है और 13 में पढ़ेंगे गुड्स का वैल्यू कैसे लेंगे जिस गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगेगा। बाद बाकी 11 नंबर तक जो चीज है वो प्योर थ्योरेटिकल है, जल्दी जल्दी समझने वाला चीज है जिसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आएंगे। ऑब्वियस सा बात है 25 नंबर में, तो वो थ्योरी भी जानना जरूरी है। और 12 और 13 जिसमें पूरा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। अब चालू करते हैं चैप्टर को। ये पहला पेज मेरा केवल ये बताएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं पहले पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट में क्या सिखाया है, पहले बोला इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है इंपोर्ट के ऊपर जिसका दूसरा नाम है इंपोर्ट एंड कस्टम्स के हिसाब से। ये इसमें कस्टम एक्ट 1962 लागू होता है, कस्टम का एक्ट बना हुआ अलग 1962 में, वो एप्लीकेबल है। और ये जो आप रेट डिटरमाइन करते हो, जो आप लोग पढ़ोगे नहीं, जो आप लोग बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हो कि कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होता है, तो लेकिन वो रेट लिखा हुआ है, रेट इज डिटरमाइंड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एक एक्ट बना हुआ है जिसमें हर टाइप का रेट लिखा हुआ है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके क्या किसी के भी सिलेबस का पार्ट नहीं है जल्दी से, लेकिन वहां पर हर टाइप का ड्यूटी, हर टाइप का गुड्स के लिए रेट लिखा हुआ है। तो रेट उस एक्ट से डिटरमाइन होती है। यहाँ पे की डॉक्यूमेंट क्या है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरेटिकली है लेकिन बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है। की डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट इज बिल ऑफ एंट्री। इंडिया में जब गुड्स आता है तो इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री, एंट्री के लिए बिल। जैसे वो बिल फाइल होगा तो उसके ऊपर फिर ड्यूटी चार्ज होगी। और एक्सपोर्ट के टाइम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल। जब हम माल भेज रहे हैं इंडिया के बाहर तो एक डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल, वो एक्सपोर्टर जमा करता है किसको, और एक डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट ऑर्डर। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के टाइम में, शिपिंग बिल एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। शिपिंग बिल एक्सपोर्टर जमा करता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर या जिसको कस्टम ऑफिसर बोलते हैं। कस्टम ऑफिसर को एक्चुअली में प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं, पीओ। कस्टम ऑफिसर को एक्चुअली में प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर जमा करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर और एक्सपोर्टर जमा करेगा शिपिंग बिल। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के टाइम में। इंपोर्ट के टाइम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बात कस्टम के लिए। अब ये कस्टम ड्यूटी है क्या, तो आप लोग सब जानते हो, इट इज अ ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे एक स्पेसिफिक रेट पे चार्ज करती है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप कितना कमा रहे हो इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस गुड्स का वैल्यू कितना उसके ऊपर ड्यूटी लग जाते हैं। सो इट इज लेविड ऑन बोथ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और सेल्फ यूज। आप अपने यूज के लिए लाओ चाहे आगे बेचने के लिए लाओ, आपको इंपोर्ट ड्यूटी तो देना पड़ेगा। आप अपने यूज के लिए बाहर लेकर जाओ या एक्सपोर्ट करो बेचने के लिए, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी रेवेन्यू से कोई कनेक्शन नहीं है। आप अगर इंडिया में सामान ला रहे हो या इंडिया से सामान बाहर भेज रहे हो, आपको ड्यूटी लगेगा। तो ड्यूटी इज लेविड ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट ऑन सेल और परचेज। ये इस एक्ट का सबसे फंडामेंटल ग्राउंड है कि ये ड्यूटी एक्सपोर्ट मूवमेंट पे लगता है। इंडिया में ला रहे हो, इंडिया से बाहर ले जा रहे हो, इसमें कोई सेल और परचेज का कहानी नहीं है। अगर एक एजेंट प्रिंसिपल को माल भेज रहे हैं फॉरेन में, इंडिया का एजेंट अपने फॉरेन में बैठे प्रिंसिपल को माल भेज रहा है, या फॉरेन में बैठा प्रिंसिपल इंडिया में बैठे अपने एजेंट को माल भेज रहा है, तो भी कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। वो ये नहीं बोल सकते हम तो बेच नहीं रहे हैं। आपका रिलेटिव्स भी अगर आपको सामान बेचते हैं, एक लिमिट होता है अमाउंट का, जो बैगेज बोल के एक पार्ट है इस कस्टम ड्यूटी में, बैगेज, उसमें लिखा रहता है अगर आपके रिलेटिव भी सामान भेज रहे हैं आपको और एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा का है तो ड्यूटी लगेगा। आप ये नहीं बोल सकते तो हम यूज़ के लिए मंगवाए हैं, मेरा रिलेटिव भेजा, हमको बेचा थोड़ी ना, कोई फ्री भेजा है, फ्री में भी आए हो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये आपका ड्यूटी हर बार लगेगा। इट इज ऑन गुड्स नॉट ऑन सर्विस। ये भी एक अच्छा बात था, कस्टम ड्यूटी गुड्स पे लगता है सर्विस पे नहीं। तो ये था पहला दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कस्टम ड्यूटी के बारे में इंट्रोडक्शन और कस्टम ड्यूटी का मीनिंग और वो क्या चीज पे लगता है, कब लगता है, उस सब का हल्का फुल्का एक हिंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS। इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी का एक पार्ट है। सॉरी, इट इज अपार्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। सॉरी, इट इज अपार्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी के अलावा ये लगता है। जैसे आप एजुकेशन सेस देते हो ना अपने इनकम टैक्स के ऊपर, वैसे ही कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ता है अपने HWS देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी के ऊपर। ये अलग से एक सेस लगता है आपके ऊपर। इट इज ऑन इंपोर्ट ड्यूटी ओनली, ये एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। HWS एक्सपोर्ट में नहीं लगता, सिर्फ इंपोर्ट में लगता है। इस पैसे का गवर्नमेंट करता क्या है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज फंड फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। इसका रेट कितना है? 10%। तो आपका अगर मान लो कस्टम ड्यूटी आप 10,000 रुपये का सामान मंगाते हो फॉरेन से, मान लो कस्टम ड्यूटी लगा 500 रुपया, तो उस 500 रुपया का 10% मतलब 50 रुपया आपको HWS भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे HWS भी लेगी और कस्टम ड्यूटी भी लेगी। HWS का यूटिलाइजेशन होता है हेल्थ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो देखो अमाउंट ऑन विच HWS चार्ज, ये ड्यूटी के ऊपर लगता है ये। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे 3 टाइप की और एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा 3 टाइप की एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है। एक होता है सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। उनके ऊपर HWS नहीं लगेगा। HWS सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगता है।
आगे जाके हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा पढ़ेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ये, मज़ा आएगा पढ़ के भी। सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इनके ऊपर HWS नहीं लगता। HWS से लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो HWS के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आया तो आप क्या लिखोगे, ये कस्टम ड्यूटी के अलावा देना पड़ता है, ये सिर्फ इंपोर्ट पे लगता है, 10% है। और ये सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर नहीं लगता, ये सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगता है 10%। राउंडिंग ऑफ ड्यूटी बहुत सिंपल ज्ञान दिया, कुछ है नहीं बोलने को, ये आएगा भी नहीं एग्जाम में, बट नोट में था इसलिए हम लिख दिए। 50 पैसा को रुपीज में राउंड ऑफ कर देना। अगर 270 रुपया 50 पैसा हो रहा है तो 271 कर दो, अगर 270 रुपया 30 पैसा हो रहा है तो 270 कर दो, यानी राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट ऑफ 50 पैसा में। 50 पैसा से ऊपर है, 50 पैसा है, 50 पैसा से ऊपर है तो 1 रुपया में राउंड ऑफ कर दो, और 50 पैसा से कम है तो 0 में राउंड ऑफ कर दो। चार्जेबिलिटी रेट एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ये तो हम पहले ही बोल दिया था। इसमें रेट आपको कस्टम एक्ट टैरिफ एक्ट 1975 दिया हुआ है, उसमें आपको सब चीज का रेट मेंशन है। अच्छा, गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा क्या? तो ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स, नॉर्मल ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल एज कॉमन पीपल। जैसे कॉमन पीपल के ऊपर ड्यूटी लागू होता है, वैसे ही गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लागू होगा। मतलब गवर्नमेंट भी अगर एक्सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट भी अगर इंपोर्ट करता है, तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा उनको भी। एक छोटा सा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब ये हट चुका इंडिया में, बट आपके शॉर्ट नोट एग्जाम में काम का चीज है ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अब हट चुका है इंडिया में। होता क्या है, कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जब कोई गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने जाता है, उसको एक कोड लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कोड होता है जिसको बोलते हैं। अब ये इंडिया में हट चुका है, इट इज बीइंग ओमिटेड नाउ। नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज रिक्वायर्ड नाउ, नो IEC इज रिक्वायर्ड। अब क्या हो गया, GSTIN एक नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोर्ट नंबर, एक GISTN नंबर होता है, GSTIN नंबर बोल सकते हो जिसको आप। ये नंबर लेना ही आजकल काफी है। अगर आपके पास GSTIN नंबर नहीं है तो एक UIN नंबर होता है, और पैन कार्ड तो आपका है ही, आप एक UIN नंबर और पैन कार्ड से भी काम चला सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली कहानी क्या है, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता था, कुछ भी अगर हमको फॉरेन में माल भेजना है, मंगवाना है, अब वो झमेला हट गया। अब GISTN कोड होता है, जो रजिस्ट्रेशन कोड होता है आपका बिगिनिंग में, वही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर बन जाता है। अगर आपके पास अभी GSTIN नहीं है, एक बार तो अप्लाई कर दो और एक UIN नंबर और पैन नंबर से भी काम चला लो। अगर कोई आदमी एक्सेस कलेक्शन कर ले कस्टम ड्यूटी का, तो या तो कस्टमर को रिफंड कर दे या फिर गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अपने पास आप कस्टम ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं रख सकते। कोई भी टाइप का इंडिया में टैक्स या ड्यूटी हो, वो आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये था मेरा पहला पेज, जिसमें बात पड़ेगी कस्टम ड्यूटी क्या होता है, उसके बाद पढ़े HWS कितना परसेंटेज लगता है, कब लगता है, कब नहीं लगता है। राउंडिंग ऑफ में ज़्यादा कुछ काम का बात है नहीं। हाँ, एक छोटा क्वेश्चन में काम का बात है, गवर्नमेंट गुड्स पे क्या ड्यूटी लगता है, बिल्कुल लगेगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, उसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। ये था पेज 1। ये पेज धुंधला है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, पर थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, इस पेज को हम दोबारा, पूरा PDF हम दोबारा कर देगा, फिलहाल पढ़ाने में यूज कर लेते हैं। थैंक यू। अब आता है एक छोटा सा और थ्योरी क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट। बहुत इजी है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट आता है, 4 नंबर 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट एकदम, क्योंकि अच्छा खासा स्टेप है इसमें। आप देखोगे एटलीस्ट 2 पैराग्राफ इसके ऊपर पूरा डिनोटेड है, तो पढ़ते हैं। इसमें कुछ काम का बात भी है, 2-3 तो छोटा छोटा जो बहुत जरूरी है एक गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। पहले हम एक इंपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो स्टेप ऑफ इंपोर्ट। तो देखो, सबसे पहले अराइवल ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। आप अगर समुद्र से मंगवा रहे हो सामान तो वेसल आएगा, प्लेन से मंगवा रहे हो तो एयरक्राफ्ट आएगा। ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट के बाद ही वो इंडिया में घुसेगा, कस्टम डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद।
तो इंडिया में एक वेसल या एयरक्राफ्ट घुसा, उस वेसल का जो इंचार्ज होगा, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट होगा, वो प्रॉपर ऑफिसर को इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में घुसने के पहले दे चुका होगा। उस वेसल या एयरक्राफ्ट का जो हेड होगा, इंचार्ज होगा, वो इंडिया में शिप के घुसने के पहले IGM बोल के एक डॉक्यूमेंट होता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो प्रॉपर ऑफिसर को, मतलब कस्टम ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिकल मोड में अराइवल के पहले ही जमा कर देगा। वो जब तक जमा नहीं होगा तब तक शिप को इंडिया में घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक पर्सन इंचार्ज जो है वेसल का या एयरक्राफ्ट का, वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दिया इलेक्ट्रॉनिकल वे में घुसने के पहले, उसके बाद इंडिया में शिप अराइव हुआ। अनलोडिंग ऑफ वेसल आफ्टर गेटिंग एंट्री इनवर्ड। अब जब उस जो शिप या वेसल का इंचार्ज है उसको वो जो प्रॉपर ऑफिसर है IMF लेगा और बदले में एक एंट्री इनवर्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट देगा। एंट्री इनवर्ड मतलब वो एक तरीके का पास है इंडिया में घुसने का, वो भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो वो मिला, वो एंट्री इनवर्ड दिखाने के बाद ही शिप को इंडिया में खाली करने दिया जाएगा। अनलोड गुड्स टू बी केप्ट विथ कस्टम। अनलोडेड गुड्स एक बार कस्टम डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। अब आप कौन, जो माल इंडिया में मंगवाया है उसको बिल ऑफ एंट्री जमा देना पड़ेगा, तब ये गुड्स वो वहां से क्लियर करवा सकता है। तो सबसे पहले एक वेसल इंडिया में घुसने के पहले IMF जमा हुआ, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल मोड में। उस इंचार्ज को एंट्री इनवर्ड नाम का एक डॉक्यूमेंट मिला प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू, इंडिया में गुड्स अनलोड हुआ, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल किए। अब यहां एक बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप का बिल ऑफ एंट्री होता है। अगर आप हाथों हाथ गुड्स को वहां से निकाल के अपने घर ले जाना चाहते हो तो आपको व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। व्हाइट बिल ऑफ एंट्री मतलब एक पेज होता है जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें आपको डिटेल भर के जमा देना पड़ता है। ये होम कंजम्पशन के लिए, मतलब आप क्लियर कर रहे हो गुड्स को, लेकिन आप अभी कस्टम डिपार्टमेंट के गोडाउन में ही रखना चाहते हो माल को, तो आपको येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। तो IMF जमा हुआ, शिप इंडिया में घुसा, एंट्री इनवर्ड मिला, शिप अनलोडिंग हुआ इंडिया में, अनलोडिंग गुड को कस्टम के पास रखा गया। अब इंपोर्टर गया, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। अगर वो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है मतलब वो अब गुड्स को क्लियर करा के अपने घर ले जा सकता है। अगर वो येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है मतलब गुड्स अभी भी वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, अभी गुड्स क्लियर नहीं करवा सकते। उसमें उस बिल ऑफ एंट्री में लिखते क्या है, इट कंटेन्स वैल्यू ऑफ गुड्स, ड्यूटी पेएबल एक्सेट्रा, कितना ड्यूटी लगेगा इस गुड्स के ऊपर, कितना वैल्यू है गुड्स का, ये सब डिटेल भर के आपको एज एन इंपोर्टर ये डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा। अगर आप व्हाइट बिल देते हो तो घर ले जा सकते हो, मतलब पेमेंट करो ड्यूटी और घर ले जाओ। अगर आप येलो बिल देते हो मतलब अभी आप ड्यूटी पेमेंट नहीं कर रहे हो, अभी वो कस्टम के वेयर हाउस में पड़ा रहेगा गुड्स थोड़ा दिन। टाइम लिमिट टू बी फिक्स बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल अराइव्स टू कस्टम स्टेशन। अब बात आता है ये बिल कब फाइल कब करोगे, ये व्हाइट बिल या येलो बिल, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल अराइव्स इन इंडिया। जिस दिन इंडिया में एयरक्राफ्ट वेसल आया उसके नेक्स्ट डे आपको जाके ये कम से कम फाइल करना है। आप अगर पहले फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन 30 डेज से और ज्यादा पहले नहीं। मेरा शिप आने वाला 25 तारीख को, तो हम पिछला महीना का 24 तारीख को भी फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर हम शिप के आने के पहले बिल ऑफ एंट्री जमा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन शिप आने और बिल ऑफ एंट्री जमा करने में 30 दिन से कम का गैप होना चाहिए। और आने के बाद तो कर ही सकते हैं नेक्स्ट डे। तो अगर आप आने के बाद फाइल करना चाहते हो तो नेक्स्ट डे तक का टाइम है, और आने के पहले फाइल करना चाहते हो तो 30 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली भी पूछ लेते हैं आपको, छोटा मोटा क्वेश्चन देके, डेट फेट देके, तो ये बहुत काम का बात है। तो आइए, बिल ऑफ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अब तक पढ़े, एक जमा हुआ IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, कौन जमा किया, वेसल का इंचार्ज। किसको जमा किया, प्रॉपर ऑफिसर को, इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में घुसने के पहले।
एंट्री इनवर्ड मिला उसको प्रॉपर ऑफिसर से ताकि वो गुड्स को अनलोडिंग कर सके। गुड्स अनलोड हुआ कस्टम में, व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ तो घर ले जाओ, येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ तो अभी भी कस्टम में पड़ा रहेगा माल। टाइम लिमिट क्या है? अगर आने के बाद फाइल करना चाहते हो तो नेक्स्ट डे, शिप के अराइवल के नेक्स्ट डे, और अगर पहले फाइल करना चाहते हो अर्लीस्ट तो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो पहले। क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ड्यूटी। अब ये सब हो गया। अब आप जब हाथों हाथ क्लियर किए तो व्हाइट बिल फाइल करके ले ही गए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो बाद में लेके जाएंगे तो फिर आप ड्यूटी क्लियर करोगे तो आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स ले जा सकते हो। हाथों हाथ ले जा रहे हो तो हाथों हाथ ड्यूटी दो, बाद में ले जाओगे तो बाद में ड्यूटी दो, लेकिन ड्यूटी दिए बिना गुड्स को क्लियर नहीं करा सकोगे। अब हम एक बात पैराग्राफ ब्रैकेट में लिखा है, इन केस येलो बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, लेटर व्हाइट बिल फॉर होम कंजम्पशन। अगर आप पहले येलो बिल फाइल कर दियो, गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट के वेयर हाउस में चला जाएगा बिना ड्यूटी के, बाद में आओ ड्यूटी पेमेंट करो, व्हाइट बिल फिर से जमा करो होम कंजम्पशन के लिए और क्लियर करा के ले जाओ। सर कितना दिन टाइम मिलेगा व्हाइट बिल फाइल करने के लिए? 1 साल, जनरली विद इन अ ईयर। अगर आप गोडाउन में माल रखवा देते हो कस्टम के, आपको टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी चार्जेस देना पड़ेगा जितना दिन माल वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको मौका दे रहा है गवर्नमेंट कि आपके पास जगह नहीं है, आप हमारे यहाँ रहने दो गुड्स को, आप नेक्स्ट टाइम आओ 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन व्हाइट बिल फाइल करो, ड्यूटी पेमेंट करो और अपना गुड्स छुड़ा के घर ले जाओ। तो ये वाला बात सबको क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है तो बिंदास बोलो। स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल पे बहुत बार रिपीट हुए, और ये शॉर्ट नोट मतलब खाली उल्टा सीधा फेंका बाकी में लिखोगे तो इस शॉर्ट नोट में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेपर्स है जो काम का है। आईजीएम है, एंट्री इनवर्ड है, बिल ऑफ एंट्री है, व्हाइट बिल, येलो बिल कब फाइल करना है वो सब डिटेल है, ये बहुत काम का बात है। कोई क्वेरी है इसके ऊपर? इसको अच्छे से समझ के रखना। अगला हेडिंग है नो क्वेश्चन, चलो ठीक है। अगला हेडिंग है टैक्सेबल इवेंट कब है? अरे भाई नॉर्मल बात है, व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइज, ये समझने का बात है। टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, यानी कब, कौन सी डेट का रेट लगेगा। ऐसा हो सकता है ना कि आज आपका गुड्स आया तो रेट अलग है, आप छुड़ा के ले गए 3 महीना बाद, उस दिन का रेट अलग है कस्टम ड्यूटी का। हो सकता है ना आप मंगवाए थे, सपोज करो 1000 मोबाइल, 1000 मोबाइल पे आज कस्टम ड्यूटी का रेट है मान लो 5%, आप छुड़ाने गए 1 महीना बाद, उस दिन रेट है 8%। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, कस्टम ड्यूटी का रेट वेरी करता रहता है। तो ये बहुत 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 काम का क्वेश्चन है कि कौन से डेट का रेट लगेगा। आपको रेट याद नहीं करना है, इस चैप्टर में हम वापस बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये तो याद करना पड़ सकता है कि कौन से डेट का रेट लगेगा। तो इसमें पहले पहले करके पढ़ते हैं। इसमें ABCD करके 4 केस है। पहले बोला टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, यानी रेट ऑफ ड्यूटी कब का लगेगा। तो इसमें पहला केस है गुड्स इंपोर्टेड बाय वेसल। अगर आप वेसल में गुड्स मंगा रहे हो, वेसल मतलब बाई शिप, वेसल मतलब यहाँ पे बाई शिप है, पानी वाला जहाज। तो गुड्स इंपोर्टेड बाई वेसल्स अगर है तो या तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की हो, या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड क्या था? जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर आपको अप्रूवल के लिए, अनलोडिंग के लिए अप्रूवल दिए। एंट्री इनवर्ड क्या था? जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर आपके वेसल के ऑनर को अनलोडिंग का अप्रूवल दिए, या फिर आपने जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, विच एवर डेट इज लेटर, विच एवर डेट इज लेटर, जो बाद में आएगा। मान लीजिए आपने माल घुसने के पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया था होम कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन के लिए, येलो बिल नहीं व्हाइट बिल। तो मान लीजिए आपने व्हाइट बिल 17 अगस्त को फाइल कर दिया था, शिप आपका इंडिया में घुसा 20 अगस्त को, 21 अगस्त को मान लो एंट्री इनवर्ड मिला, उसको अनलोडिंग करने का परमिशन मिला 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त या फिर 17 अगस्त, विच एवर इज लेटर, यहाँ पे 21 अगस्त लेटर है, तो 21 अगस्त को जो रेट होगा वो रेट आपको देना पड़ेगा एज अ कस्टम ड्यूटी ऑफ इंपोर्ट। अगर आपने गुड्स के इंडिया में घुसने के बाद होम कंजम्पशन के लिए बिल फाइल किया
गुड्स घुसा मान लो 21 अगस्त को, बिल ऑफ एंट्री मिला, एंट्री इनवर्ड मिला 21 अगस्त को, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया 22 अगस्त को होम कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट, तो 21 या 22 विच एवर इज लेटर, मतलब 22, तो 22 वाला रेट लगेगा। मान लो 22 को आपने येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और गुड्स छुड़ाने आप गए और 1 महीना बाद, तो वो और 1 महीना बाद का जो डेट होगा जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया उस दिन का रेट लगेगा। विच एवर डेट इज लेटर, बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड, विच एवर डेट इज लेटर, आपको उस दिन का रेट पेमेंट करना पड़ेगा। अगला केस बोला गुड्स इंपोर्टेड बाई व्हीकल या एयरक्राफ्ट। अगर नेपाल से माल आ रहा है, भूटान से माल आ रहा है, चाइना से माल आ रहा है, तो ट्रक में भी तो आ सकता है या प्लेन से भी आ सकता है। तो पहला वाला में पढ़े हम लोग समुद्र के रास्ते बाई वेसल, अब पढ़ रहे हैं व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट। तो या तब उसमें बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ कन्वेयंस, क्योंकि एंट्री इनवर्ड सिर्फ वेसल को मिलता है, शिप को या ट्रक में आने वाले माल को एंट्री इनवर्ड नहीं मिलता, उसको एंट्री इनवर्ड नहीं लेना पड़ता। सिर्फ समुद्र के रास्ते जो माल आता है उसको एंट्री इनवर्ड लेना पड़ता है इंडिया में, एंट्री इनवर्ड फॉर अनलोडिंग। लेकिन अगर आपका माल व्हीकल से आ रहा है या एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो फिर आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ कन्वेयंस, मतलब जिस दिन वो ट्रांसपोर्ट इंडिया में घुसा, विच एवर इज लेटर, उस दिन जो रेट होगा वो लगेगा। अगला हेडिंग है गुड्स क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस, तो ये हमने ऊपर भी बात कर लिया था। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने क्या बोलते हैं येलो बिल फाइल करके माल को गोडाउन में रखवा दिया कस्टम के, तो फिर जिस दिन आप होम कंजम्पशन का फाइल करने आओगे उस दिन जो रेट होगा वही लगेगा, क्योंकि वही डेट लेटर होगा। बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, तो अगर आप बाद में आके होम कंजम्पशन के लिए गुड्स क्लियर कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है आपको बाद वाला रेट अपने आप ही होम कंजम्पशन का हो जाएगा। अच्छा, अगर और कोई तरीके से गुड्स मंगवाते हो इंडिया में तो जिस दिन कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो उस दिन, इनके अलावा बचा कुछ भी नहीं हिसाब से। वेसल बोल ही दिया, व्हीकल बोल ही दिया, एयरक्राफ्ट बोल ही दिया, आप क्या पैदल चल के गुड्स लाओगे, लेकिन फिर भी एक कहानी रख दिया, अगर कोई और तरीके से गुड्स इंडिया में घुसता है तो जिस दिन आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर रहे हो उस दिन जो रेट होगा वो रेट आप पे एप्लीकेबल होगा। तो हम लोगों ने अभी दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है इस चैप्टर का। ये प्रैक्टिकल भी बनता है, आपको पूछेगा छोटा मोटा सम देके 3-4 नंबर का कि बताओ कौन सा डेट का रेट लगेगा, अलग अलग डेट का आपको रेट बता देगा, इस दिन 5% था, इस दिन 7% था, बताओ कौन सा रेट लगेगा। तो ये आपको स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट और रेट ऑफ ड्यूटी, ये दोनों ही बहुत काम का बात है। अच्छा, यहां पे एक बात है एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सामान तो अलग अलग दिन डॉलर पाउंड का तो अलग अलग रेट होगा ना, और आपके गुड्स का रेट हो सकता है डॉलर में हो, तब ड्यूटी कैसे लगेगा। मान लो मैंने $700 का सामान मंगवाया अमेरिका से बाई शिप, $700 का सामान। अब $700 को पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो कस्टम ड्यूटी का रेट लगाओगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इंडियन रुपी पे लगेगा, कस्टम ड्यूटी इंडियन वैल्यू पे लगेगा। अगर आप माल मंगवा रहे हो फॉरेन से और बिल आपका डॉलर पाउंड यूरो यानी फॉरेन करेंसी में है तो उसको पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन से डेट का एक्सचेंज रेट लगेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो हर मिनट बदलता है, डॉलर का वैल्यू, पाउंड का वैल्यू, यूरो का वैल्यू, येन का वैल्यू तो हर मिनट बदलता है, हर सेकंड भी बदल सकता है। तो फिर कौन से डेट वाला रेट लगेगा, तो एक्सचेंज रेट एप्लीकेबिलिटी में लिखे, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, आपने जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है उस दिन का रेट लगेगा। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रेट ऑन द डेट ऑफ शिपिंग बिल। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल नोट्स खत्म करने के बाद जो प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो उसमें इसके ऊपर बहुत बात होगा, सम्स है इसके ऊपर अच्छा खासा। ये रेट ऑफ ड्यूटी निकालना और एक्सचेंज रेट निकालना और उसके बाद कैलकुलेट करके ड्यूटी का फिगर बताना। तो इंपोर्ट अगर कर रहे हो तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है उस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा, और एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो गुड्स को तो जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ है उस दिन का रेट लगेगा। तो आप उस रेट से पहले उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो,
उसके बाद उस पे कस्टम ड्यूटी का रेट लगाओ, विच एवर इज लेटर वाला केस को देखते हुए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा? अब तक हम लोग क्या पढ़े? रेट ऑफ ड्यूटी फॉर इंपोर्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट। तो इशू डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर। इसमें कोई दस्त तो तामझाम नहीं है, इसमें कोई दस्त झमेला नहीं है, इसमें सीधा सीधी बात बोल दी है। अगर आप इंडिया के बाहर माल भेज रहे हो तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देके भेजना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हो। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो एक गुड्स पे अलग अलग दिन अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कौन सा डेट वाला रेट ले? जिस दिन आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला प्रॉपर ऑफिसर से। आप एक्सपोर्ट का परमिशन मांगने गए, आपको प्रॉपर ऑफिसर एक परमिशन देगा, उस परमिशन को बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो जिस दिन आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा आपके हाथ में, उस दिन जो रेट है उस रेट पे आपको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक बड़ा मजेदार यहां पे बात बोले हम, ये थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, हम इसको रीड कर लेते हैं और प्रॉपर नोट्स हम आपको दोबारा फॉरवर्ड करेंगे। एज सून एज शिप क्रॉसेज इंडियन टेरिटोरियल वाटर इट इज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। एक बार गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकल गया, हम लोग इसको एक्सपोर्ट मान लेंगे। अब इंडियन वाटर को पार करते ही शिप डूब भी गया तो भी ड्यूटी लगेगा। आई रिपीट, इंडियन टेरिटोरियल वाटर को गुड्स एक बार अगर पार कर गया, उसके बाद अगर वो डूब भी गया तुरंत तो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। अच्छा, अगर कॉम्बो पैक है, अगर ड्यूटी क्वांटिटी के हिसाब से लग रहा है तब तो कोई चिंता नहीं है, तब तो रेट ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से ड्यूटी लग जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू के हिसाब से लग रहा है और एक कॉम्बो पैक में अगर 2-3 सामान है तो जिस गुड्स का हाई रेट ऑफ ड्यूटी है वो वाला ड्यूटी लगेगा। अगर एक कॉम्बो पैक है जिसमें हम बहुत सारा सामान भर के भेज रहे हैं, एक ही बक्सा है लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ सामान है, तो फिर जिस सामान के ऊपर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है या हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी है उस गुड्स वाला रेट एप्लीकेबल होगा सारा गुड्स के ऊपर। 1 लाख का डब्बा है, उसके अंदर ज्वेलरी भी है, उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल आइटम भी है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए अलग ड्यूटी लगता है और ओरिजिनल ज्वेलरी के ऊपर अलग ड्यूटी लगता है। मान लो ओरिजिनल ज्वेलरी का ड्यूटी हाई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ड्यूटी कम है, लेकिन आपने कॉम्बो पैक बना के भेजा है तो आपको हाईएस्ट ड्यूटी वाला ही गुड्स देना, सारा गुड वैल्यू के ऊपर हाईएस्ट वाला ही रेट लग जाएगा। तो इस पेज में हम लोग एक स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट पढ़े, एक पढ़े कि कौन सा डेट का रेट लगेगा, ड्यूटी का रेट कौन सा होगा, एक पढ़े कि एक्सचेंज रेट कौन से डेट का होगा इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में। साथ में ये भी पढ़े कि अगर कॉम्बो पैक है तो हाईएस्ट रेट वाला ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। आज का लास्ट चीज पे आ रहे हैं, डेफिनेशंस के ऊपर। 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आज यहीं पे स्टॉप करेगा, फिर हम ड्यूटीज हम अगले क्लास में स्टार्ट करेगा। गुड्स का डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है आपको। यहां गुड्स का मतलब है एयरक्राफ्ट, वेसल, स्टोरेज, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अदर मूवेबल आइटम इंक्लूडिंग एनिमल एंड बर्ड्स। एक सेकंड स्टॉप। गुड्स का मतलब है एयरक्राफ्ट, वेसल, स्टोरेज, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर मूवेबल आइटम्स। एनिमल और बर्ड्स भी अगर आप फॉरेन से मंगाते हो या भेजते हो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगा। अब आता है असली डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। गुड्स का डेफिनेशन फिर भी नहीं पूछता है, लेकिन इंडिया का डेफिनेशन पूछता है। सर इंडिया का मतलब तो क्लियरली हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो हमारा दिया हुआ है, नहीं, कस्टम्स की नजर में इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर भी इंडिया है। वो जो समुद्र है आपका, उस समुद्र का भी एक पार्ट को हम लोग इंडिया मानते हैं, उस वहां तक भी ड्यूटी लगा सकते हैं। क्या है वो? तो देखो क्या लिखे, इंडिया इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया।
इंडिया को जनरली माना गया 12 नॉटिकल माइल्स इन द सी। इंडिया कहां तक है? समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है? एक नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1.1515 माइल्स, या फिर इसको 1.852 किलोमीटर बोल सकते हो। आपको ये याद नहीं करना है इतना, ये समझाने के लिए केवल आपको 12 नॉटिकल माइल्स याद रखना है। तो एक नॉटिकल माइल्स मतलब 1.852 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो उतना दूर तक इंडिया है समुद्र में। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या करना है? तो देखो यहीं पे हम बताएं, इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन जो है सी नंबर, वही पूरा का पूरा काम का डेफिनेशन है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर माना गया। तो ITW पहला टर्म हम लिखा है, ITW मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स तक माना गया। क्यों? इस 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है? इसके बाद से एक्सपोर्ट स्टार्ट होता है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है वहीं तक। आप इंडिया से बाहर माल भेज रहे हो, जैसे ही आपका 12 नॉटिकल माइल पार हुआ मतलब आपका गुड्स एक्सपोर्ट मान लिया गया। और जैसे ही फॉरेन से गुड्स आ रहा है और वो 12 नॉटिकल माइल्स को पार करके इंडिया में घुस गया, वहीं से माना जाएगा इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। मतलब आप गुड्स इंपोर्ट कर लिया, आप माना जाएगा, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर माना गया 12 नॉटिकल माइल्स तक। इंपोर्ट स्टार्ट होता है इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर घुसने के बाद, और एक्सपोर्ट कंप्लीट मान लिया जाता है जैसे ही वो माल 12 नॉटिकल माइल्स को पार कर गया। इंडियन कस्टम वाटर किसको बोला गया? 24 नॉटिकल माइल्स को डबल कर दिया। मतलब वहां पे मान लो ये 12 नॉटिकल माइल पार कर गया, मतलब वो इंडिया के बाहर का पार्ट है, लेकिन अगर वहां कोई स्मगलिंग हो रहा है तो इंडियन कस्टम ऑफिसर को ये परमिशन है कि 12 नॉटिकल के माइल बाद भी और 24 नॉटिकल माइल्स तक स्मगलिंग वगैरह को अरेस्ट किया जा सकता है। किसी को अगर शिप उस एरिया में दिखा उसको सर्च किया जा सकता है, इसीलिए उसको इंडियन कस्टम वाटर कहा गया। मतलब कस्टम ऑफिसर को राइट है उसको चेक करने का। तो 24 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर माना गया, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बात होता है। और 24 नॉटिकल माइल्स तक स्मगलिंग का एरिया या अरेस्ट करने का हक है इंडिया को, या सर्च करने का हक है इंडिया को। इसके बाद देखो इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन IEEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानते हैं। वहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। अब ये क्या होता है सर? समुद्र के नीचे से तेल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? समुद्र के नीचे मिनरल्स खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? इंडियन फिशरमैन फिशिंग के लिए जाता है कि नहीं जाता है? तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। कोई भी इंडियन आदमी अगर पेट्रोलियम का बिजनेस करना चाहता है और वो पेट्रोलियम पूरा प्लांट बिठाना चाहता है समुद्र में, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक बैठा सकता है। मतलब वहां तक हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकते हैं बीइंग एन इंडियन, उसके बाद नहीं। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद उसको हाई सी एरिया माना जाता है, मतलब इंडिया के बाहर हो गया वो। तो हम लोग क्या पढ़े? इंडिया टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर माना गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, जहां पे हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बात करते हैं, उसको पार कर जाए तो एक्सपोर्ट, उसको पार करके अंदर आ जाए मतलब इंपोर्ट हो गया। इंडियन कस्टम वाटर माने 24 नॉटिकल माइल्स तक, वहां पे इंडियन कस्टम ऑफिसर लोग को स्मगलिंग वगैरह को अरेस्ट करने का, सर्च करने का हक है। 200 नॉटिकल माइल्स तक माना गया इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब वहां पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी किया जा सकता है। और उसके बाद माना गया हाई सी एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ये था हम लोगों का आज